नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम कृतिका भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर जिसका नाम मैं क्यों लिखता हूं। सभी के जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि कोई भी इंसान होता है या मैं ही क्यों ना हो, मैं लिखता क्यों हूं। हिंदी साहित्य में भी एक आंदोलन चला था कि कवि क्यों लिखता है, कोई इंसान लिखता क्यों है। तो उसका आंसर क्या आया, क्या नहीं आया, सभी ने अलग अलग उसका आंसर दिया। लेकिन यहां हम चर्चा करें जो हमारे निबंध दिया हुआ हमारे पाठ्य पुस्तक में मैं क्यों लिखता हूं, जिनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जिन्हें हम हिंदी साहित्य में अगे के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान हो, भीतरी जो व्यवस्था है अंदर की, यानी किसी भी चीज को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, आपका दिल जो मतलब टूट जाता है किसी चीज को देख करके या किसी बातों को सुन करके, और आप लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं, उससे फ्री स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो इंसान भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए, यानी कि वह जो भीतरी व्यवस्था है वह इंसान को लिखने के लिए प्रेरित करती है कि तुम इसे लिखो। क्योंकि कहा जाता है ना, जब इंसान को कोई भी दुख होता है ना प्यारे बच्चों, जब किसी दूसरे अपने दोस्त को, माता पिता को, किसी भाई बहन को, किसी को बताने से दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वही बात यहाँ है, कवि ने कहा है कि कोई भी इंसान होता है ना, भीतरी व्यवस्था उसे प्रेरित करती है कि तुम लिखो, इस बात से तुम लोग मुक्त हो जाओ, तो इसलिए वह लिखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कवि ने कहा है कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तो कवि वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ का अस्पताल जो रेडियम पदार्थ था उनके बारे में उससे विक्षिप्त लोगों को देखते हैं, तो आज भी उसका असर दिखाई देता है। तो जिससे लेखक का जो दिल है वह टूट जाता है, झकझोर दिया जाता है उन घटनाओं को देख करके, तो कवि ने लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कवि जो हैं वो बीएससी थे, लाहौर से उन्होंने बीएससी किया था, और वैसे प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से की थी, यानी कि ये बम बनाने का कार्य भी करते थे, जिसके कारण से इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, जिसमें बहुत बार ये जेल भी गए हैं। इन्होंने 4 तार सप्तकों का संपादन भी किया। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगे द्वारा कितने तार सप्तकों का संपादन किया गया, तो कितने? 4। एक तार सप्तक में 7 कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। इसे हम लोग ये क्या है, गद्य विधा में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, गद्य विधा में क्या है, एक निबंध है, और इसे हम एक सार के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं, छोटा सा चैप्टर तो है ही मात्र। मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है लेकिन बड़ा कठिन भी है। बिल्कुल इजी भी है, लेकिन जब उसका आंसर देते हैं ना तो बहुत ही कठिन भी लगता है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। बात तो सही है, जब तक अंदर जो भी बात घटती है, यदि हम लोग उसे बाहर जब तक किसी को बताएंगे नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक वह अंदर ही घुटती रहेगी और हमें दुख होता ही रहेगा। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। यानी कि कुछ बातें अपने दिल में होती हैं, उनको हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखें या नहीं लिखें, लिख तो सकते हैं, पर लिखना बहुत ही बड़ा कठिन भी होता है, काफ़ी लोगों के लिए वो आसानी भी होती है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। यानी कि वो बात तो हमेशा लिखनी चाहिए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, जो दूसरों की सहायता करने के लिए हो, वो बातें तो हमें लिखनी ही लिखनी चाहिए। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं, कि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। बात तो सही है, यानी कोई कवि तो इसलिए लिखता है कि मैं क्यों लिख रहा हूं, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मैं जानूंगा कैसे मैं क्या लिख रहा हूं और मैं किस लिए लिख रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, यानी कि अपनी जठराग्नि को समाप्त करने के लिए, अपने भौतिक विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए लिखते हैं, ठीक है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर यानी भीतर की व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। यानी कि बात तो सही है, जब तक
कोई भी इंसान हो, चाहे कवि हो, लेखक हो, एक सामान्य इंसान हो, जब तक किसी वस्तु को, किसी चीज को देखेगा नहीं, किसी की बात को किसी से सुनेगा नहीं, तब तक वह कुछ भी नहीं ले सकता। और जब वह किसी वस्तु को देखता है और उसको एक अंदर से एक आहट सी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा होना जरूरी था, या ऐसे होने से क्या क्या नुकसान हुए, आज वो नुकसान हमें दिखाई देते हैं, लोगों को जानने के लिए यह सब कवि लिख रहा है और उस व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए भी कवि लिखता है। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार क्या होता है, लिखने वाले कवि, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। बात तो से सभी कृतिकार नहीं होते और सभी कृतिकार रचनाएं नहीं लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानव भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यानी कि कोई विचार होता है वह समाप्त हो जाता है। यानी कि मैं रीतिकाल की बात करूँ, रीतिकाल में प्रत्येक कवि है ना, लगभग वो अपने आश्रयदाताओं का बखान करते हैं। यानी कि उनको भारी दबाव होता है कि तुम लिखो मेरे लिए। यानी कोई राजा है और उसका सेवक है, तुम कहते तुम अच्छे लिखते हो, तुम मेरे बारे में लिखो, ऐसा ऐसा लिखो, या तुम मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बात लिखो, लोगों को पता चले कि मेरी अच्छी पहुंच हो सके, लोग मेरा मान सम्मान करें, ऐसे बातें आप लिखो। तो कुछ बाहरी दबाव होता है, कुछ भीतरी व्यवस्था होती है, कुछ अपने पेट पालने के लिए, कुछ पेट की पूजा करने के लिए, पेट की भूख को समाप्त करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर कृतिकार का स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता। बात तो सही है। यानी कि एक तो स्वभाव जो होता है इंसान का और दूसरा अनुशासन, इन दो चीजें यदि होती ईमानदारी के साथ में तो व्यक्ति बहुत अच्छा लिख सकता है, कृतिकार बहुत अच्छा लिख सकता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। बात तो सही है। यानी कुछ लोग तो जब तक उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा ना, कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे ढीठ होते हैं, नालायक होते, कहते हैं ना कि उसे माता पिता जब तक रोजाना नहीं कहे ना पढ़ो 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 पढ़ो, जब तक वो नहीं पढ़ता है। और वही बात है, 6 बजे की अलार्म बजाई हुई है, उससे पहले आंख खुल गई 5:30, फिर भी बिस्तर पड़ा रहेगा। अरे भाई आंख खुल गई है तो खड़े हो जाइए, अपनी जो दिनचर्या है उसे पहले स्टार्ट कर दीजिए आज। पर नहीं, जब तक वो अलार्म नहीं बजेगी, ये दबाव नहीं आया ना, अभी दबाव नहीं आया है। अलार्म बजेगी तो दबाव आएगा, फिर खड़ा होगा, फिर नहाएगा धोएगा, फिर ऑफिस जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। यानी मुझे भारी दबाव की आवश्यकता नहीं हुई, ना ही मेरे को इसकी जरूरत पड़ी। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही। यानी कि कभी अलार्म बजे तो ठीक है, लेकिन अपने आप उठ जाता हूं, बिना अलार्म के मैं उठ जाता हूं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। बात तो सही है। वैसे अंदर की बात किसी को बताना, कोई लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। यानी कहते हैं कि अभिनय करना, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके सामने, एक अभिनय तो हो रहा है, आप लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे, एक अभिनय तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ अभिनय अच्छा कर सकते हैं, कुछ अभिनय बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कुछ अभिनय जैसे मेरा साथी है जो बस केवल एक ही बात जानता है कि ठीक है पढ़ाना है बच्चों को, इतना पढ़ाओ, इतने अच्छे से पढ़ाओ कि 100 में 100 नंबर ला सके हो। मुस्कुराने वाली बात अलग होती है, क्योंकि अभिनय करने में बहुत बड़ी समस्या आती है इंसान को। तो वही बात कवि कह रहा है कि जो भीतरी व्यवस्था है उसे बखाना बहुत बड़ा कठिन है। कैसे लिखे, लोग क्या समझेंगे उनके बारे में। यानी कि लोग, जब तक इंसान ये समझ लेता है ना कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अरे लोगों को सोचने दो यार, क्या सोच रहा है वो सामने वाला, पता नहीं क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है।
तुम्हारा जो दिल कहता है ना तुम वो करो ना। तुम्हें पढ़ना है 6 घंटे तो 6 घंटे पढ़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना 2 घंटे 2 घंटे ही पढ़ना है, बस ईमानदारी से पढ़ो, 2 घंटे काफ़ी आपके लिए। सामने पता नहीं क्या क्या भौंकने भौंकते हैं कुत्ते, तो ऐसे होते हैं भौंकने वाले। बात सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको अपने अनुसार जीना है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जीना है। तो आप अपने दिल की सुना करो, मन की सुना करो हमेशा। दिल और मन बात एक ही है, बताना अलग अलग तो चीज़ होती है, लेकिन मन और दिल है ना दोनों कनेक्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट। कवि यहां कह रहा है कि भीतरी व्यवस्था जो होती है, जो प्रेरित करती है लिखने के लिए, वह काफी कठिन होता है बताना। लेकिन मैं कैसे बताऊं अपनी व्यवस्था को? मैं एक कविता के जरिए मैं इसे बताता हूं। अब हिरोशिमा की यात्रा करेंगे, देखना। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। मैंने बताया लाहौर से बीएससी किया था इन्होंने। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हो, अणु को तोड़ा जा सके। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। यानी कि जो रेडियम अणु था उसका मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान था, उसके क्या नुकसान है, क्या हानि, क्या लाभ है, क्या हानि, ये सब मुझे पता था क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। फिर जब वह हिरोशिमा में अणुबम गिरा, यानी हिरोशिमा में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था 6 अगस्त 9 अगस्त को, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो हमें अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जब हम किसी चीज़ को करेंगे, आज किया, आज अच्छा नहीं किया, कल करेंगे, फिर थोड़ा अनुभव बढ़ता जाएगा, फिर वह जब एक अनुभूति का रूप धारण कर लेता है, अनुभव जो होता है वह जब अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तो हमारे एक अंदर से एक कलात्मक रचनात्मक एक कविता निकलती है, फिर हम उसे लिख देते हैं। तो वही है भीतरी व्यवस्था। अब यहाँ कवि कह रहा है कि मैं जब हिरोशिमा में बम गिरा तो मैं उसके बारे में पढ़ा, उसके समाचार पढ़ा, ऐतिहासिक प्रमाण मेरे सामने आए, तो यह सब उनके बारे में कवि बताने की कोशिश कर रहा है तुम्हें। उनकी उसकी भीतरी व्यवस्था है जो यूँ युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देता है। यानी कि उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें बम अपना प्रयोग सफल करने के लिए तो उसमें नदी में बम फेंका जिससे हजारों मछलियां मर गई। चलो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है वो बहुत बड़ी एक घटना के रूप में लिया जाता है। वैसे तो कहे तो ये गलत बात है जानवरों को मारना भी, लेकिन फिर भी सफल प्रयोग करके देखते ही हैं। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती है और जीव की इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उसे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। यानी कि जब एक सफल प्रयोग करने के लिए कोई इंसान कोई किसी भी रॉकेट का, किसी भी वायुयान का जब इस्तेमाल करता है, कोई बम बनाता है, जब उसका कहते हैं ना कि इसका प्रयोग करके देखें ये सफल हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको आवश्यकता थोड़ी थी, लेकिन फिर भी जब उसको प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तो कवि की एक भीतरी व्यवस्था है जो उसको झकझोर देती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कम था आवश्यकता तो कम के लिए प्रयोग करो ना, आप ज़्यादा क्यों किसी जानवर को मार रहे हो। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियो धर्मी तत्वों का अध्ययन करते विज्ञान की उस सीढ़ी तक, ये अभी पढ़ लिया हमने, ये थोड़ा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। बम गिरा उसके समाचार मैंने पढ़े, ये भी हो चुका है, अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, रिपीट हो गया है, ये रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखना, छोड़ देना स्लाइड को। अब आगे आइए, ये हमने पढ़ लिया था लेकिन वापस पढ़ रहा हूं। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतरी उमड़ी थी उसे एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था मैं, कवि कह रहा है अपने आप में। जापान जाने का अवसर मिला, जब वो जापान गए, हिरोशिमा नागासाकी जब बम गिराया गया तो उन्हें एक अवसर मिला यात्रा करने का जापान, तो वो हिरोशिमा गए, तो तब हिरोशिमा भी गया
वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस तत्व को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ध्यान रखना, 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके MCQ, ध्यान रखना कौन कौन से। नंबर 1, यानी कि जो अनुभव होता है वो अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, लेकिन कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है। यानी कि अनुभव जो होता है वह तो एक घटना है, यानी कि जब व्यक्ति सामने से नहीं देखेगा उस घटना को तब तक अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो अनुभूति होती है वो अनुभूति में क्या होती है, संवेदना होता है, विचार होता है, कल्पना होती है। जब विचार, कल्पना, संवेदना जब उस घटना के साथ जोड़ दिया जाता है तब इंसान के एक अंदर से एक आवाज आती है कि इसे लिखा जाए। और जब किसी घटना के साथ आप लोग अपने विचार, कल्पना, भावों को जोड़ देते हैं, संवेदनाओं को जोड़ देते हैं, तो वह बहुत तेज एक अच्छी कविता उभर कर बनती है और लोगों को उससे अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती है। ये आपको भी ध्यान में रखना है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो गठित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। यानी कि जो हमने देखा है, जो गठित हुआ है और उसमें कल्पना, संवेदना को जोड़ देते तो अनुभूति एक प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा सच हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने घटना को देख लिया, अपने आंखों से देख लिया, लेकिन अब तुरंत तो विचार आएंगे नहीं अलग अलग। जब उनको आप पूरा देख लोगे, फिर आप बस में बैठकर या कहीं पे किसी में बैठकर जब अपने घर आ रहे हो तो फिर सोचते यार ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें ये था, फिर अपने विचार उसमें मिल जाते हैं, तब अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर, यह है कवि को भीतरी व्यवस्था लिखने के लिए जो प्रेरित करती है, यह है जो पैराग्राफ वही है। एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद यानी जमा हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़े गई, उन्हें पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यानी जब बम गिरा तो एक दीवार थी, पत्थर था, पत्थर के पास एक इंसान खड़ा होगा। जैसे रेडियोधर्मी अणु के जो अणु थे वो टुकड़े टुकड़े आए तो वो जैसे चिपक गए तो जले तो थे, तो उस इंसान के शरीर को उसने भाप के रूप में उड़ा दिया और उसकी तस्वीर ऐसे कैसे उस पत्थर पर छप गई। और यही व्यवस्था थी कवि को लिखने की, एक कविता लिखने का एक अनुभूति होगी। देखो ये दिख रहा, ये पत्थर है, ये इंसान की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। दिख रही है ना आपको? ठीक है, ये इंसान है, ये पूरा पत्थर है। तो इस तस्वीर ने कवि का जो अंदर का जो कहते हैं ना हार्ट, वो टूट चुका था इसे देख करके। तब यही भीतरी व्यवस्था कवि को लिखने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी यानी कि जो उन्होंने घटना देखी है पत्थर पर लिखी गई, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा मुझे। कवि को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। अवाक होता है अचानक। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता बन गया उस तस्वीर को देखते ही। इसी में से वह व्यवस्था जागी। यानी कि अब तक तो कवि ने बस वो घटना देखी थी, अब उसकी वो अनुभव जो उन्होंने देखा, उस घटना को देखा, तो अनुभूति के रूप में कब हुआ, जब उस घटना को देखा तो उसे एक थप्पड़ सा लगा गहरा कि यार ऐसा तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना दुख हुआ होगा, इंसान कितना झुलसा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ वहाँ पे।
भीतरी की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, यानी कि जो आकुलता थी बुद्धि की क्षेत्र से बढ़कर कहाँ आ गई, संवेदना कल्पना विचार में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा ना अभी, आप जब किसी घटना को देख लेते, जब आते हो वहाँ से, तो आपको लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा गलत हुआ है, इसका तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है, लोग कितने कष्ट पाए। तो और उनको जब वो भीतरी व्यवस्था कब जागी, जब वो घटना कब अनुभूति में बदली, जब उनको पत्थर पे चिपकी हुई वो तस्वीर दिखाई दी ना मनुष्य की, जब हम गिरा होगा तो उसको व्यक्ति की, इंसान का जो अंदर का जो भी हार्ड मास था उसको भाप के रूप में उड़ा दिया और वह तस्वीर वहीं की वहीं चिपक गई। इस प्रकार से यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है, यह मेरे निकट महत्व की बात है, यानी कि मेरे सामने है, मैंने उस अनुभूति को मेरे सामने जन्म होते हुए मैंने देखा है। तो मुझे नहीं पता कि यह कविता अच्छी है या गलत है, लेकिन मैंने अपनी भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए, इसे जो अनुभव हुआ मुझे, जो घटना घटी है, इससे मैं मुक्त होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने कविता लिखी है, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन इंसान तभी लिखता है जब उसकी भीतरी व्यवस्था उसे प्रेरित करती है कि तुम्हें एक कविता लिखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा निबंध मैं क्यों लिखता हूँ, किसके द्वारा था। अगे जी का पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये कहाँ यूज करना है, निश्चय बैच 2.0 है। यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं कोड यूज करके Y323 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों हम लोग 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, यदि आप पावरफुल इंग्लिश सीखना चाहते हो, कैसे बोलते हैं, कैसे सीखें हम लोग, तो भी कोड यूज करना है Y323, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आप लोग सीख सकते हैं अवश्य ही, ठीक है। अब आपको जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर, प्रत्येक सेशन को पढ़ाया, आपको PDF चाहिए, आपको PYQ चाहिए, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सैम्पल पेपर, MCQ, जो कुछ भी चाहिए वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। कहाँ मिलेगा, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं किया है तो यहाँ सब कुछ आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब जो सेशन लिया है अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना है, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, आप सभी समझदार हैं, ठीक है। तो अब की बार हमें 100% नंबर लाना है हिंदी विषय में। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम कृति का भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं से संबंधित हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। पता चल जाएगा कि कल सेशन जो लिया था उसमें मैंने बताया भी था कि मैं क्यों लिखता हूं। लेखक ने बताया, हमें बहुत सारे तरीके बताए कि कोई भी इंसान लिखता क्यों है। उसका एक ही कारण स्पष्ट रूप से सर्वसम्मति के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कि भीतरी व्यवस्था के कारण इंसान लिखता है, यानी उस व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, उस समस्या से समाधान पाने के लिए, उस समस्या को थोड़ा सा हल करने के लिए, उस दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए इंसान लिखता है। और अन्य कारण बताए थे, कुछ बाहरी दबाव हो सकते हैं, किसी प्रकाशक का, किसी संवाददाता का, या कोई आर्थिक सहायता के लिए, या अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, अपनी इच्छाओं लालसाओं को पूरा करने के लिए इंसान लिखता है। तो प्यारे बच्चों जुड़ जाइए, अब पता चल जाएगा कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं। यहाँ तो है मैं क्यों लिखता हूँ, आप क्यों लिखते हो, आप क्यों पढ़ते हो, तो आपको पता है आप लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ जो निबंध है वह लिखा गया अगे जी द्वारा। इनका पूरा नाम बहुत बार बता चुका हूँ, याद हो गया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या नाम है अगे जी का पूरा नाम। तो इस निबंध से संबंधित यदि ऐसे पूछ ले, यह जो गद्यविध हमें क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, तो ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या है ये निबंध है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे कि हम कौन से सब्जेक्टिव, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से इसका स्वागत कर दीजिए। कौन करेगा, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग प्यारे बच्चों। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों।
अब नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे प्यारे बच्चों? जुड़ जाओ, यदि अभी तक जुड़े नहीं हो, पढ़ाई करने में जुटे नहीं हो, आप लोग हिंदी पढ़ना शुरुआत नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से शुरुआत कर दो यार। समय निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद आपको पता है ना क्या हाल होता है इंसान का, तो ऐसा हाल आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कवि ने कहा था, क्या कहा था कि जो हम लोग देखते हैं किसी भी घटना को तो वह हमारा एक अनुभव हो जाता है। जब उस अनुभव में हम लोग अपनी कल्पना, संवेदना, विचार, भाव आदि को जोड़ दिया जाता है तो अनुभूति का रूप धारण कर लेता है, जिससे हम लोगों के अंदर से एक भाव प्रेरित होता है कि कुछ लिखा जाए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव उसके भीतर की व्यवस्था से मुक्त करने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करता जितना काम अनुभूति करती है। बात तो सही है, जब तक आप लोग किसी घटना में अपनी कल्पना, संवेदना को नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई काम का नहीं रहेगा वो लेख। प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना, भाव, कल्पना के सहारे घटना अर्थात सत्य को आत्मसात कर लेती है, जिससे अप्रत्यक्ष घटना भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती है। यानी कि जब हम उसमें संवेदना, कल्पना, विचार, भाव आदि को जोड़ देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई पाठक पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने हो रहा, मैं इसे देख पा रहा हूँ, जिसे लिखकर ही अपनी भीतरी व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सकता है। वह स्वयं को जानने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए लेखक के लिए अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। बात तो सही है, देखो अनुभव और अनुभूति दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो क्या है अनुभव और एक क्या है अनुभूति। अब देखो कैसे करेंगे। अनुभव तो क्या होता है, देखना, किसी भी घटना को हम लोग देख रहे हैं तो अनुभव प्राप्त किया। अब इस अनुभव में हम लोग क्या जोड़ देंगे, कल्पना जोड़ देंगे, संवेदना जोड़ देंगे इस निबंध के अनुसार तो, और जोड़े हम लोग भाव, विचार आदि जोड़ देते हैं तो वह क्या रूप धारण कर लेती है, अभी अनुभूति का रूप धारण कर लेती है, और अनुभूति से ही हमें लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। देखो लेखक को जापान की यात्रा करने का मौका मिला तो वो उस शहर में भी गए जहां अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। जिस अस्पताल में पीड़ित जो पेशेंट्स थे उनको भी वो देखता है किस प्रकार से आज भी उस रेडियम धर्मी अणुबम जो गिराया गया था उससे आज भी कितना विस्फोटक बना हुआ है वो लोगों के लिए। आज भी लोग उसके कारण से यानी कि उनका कोई ना कोई शरीर अपंग रह जाता है। तो लेखक ने देख लिया उस घटना को, पूरा अच्छे से शहर को देख लिया, लेकिन वो विस्फोट भोक्ता कब बना कवि? तब बनता है जब किसी पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया को देखता है, तस्वीर को देखता है। यानी कोई बड़ा पत्थर था, जब अणुबम वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा तो पत्थर के पास जब अणुबम गिराया गया तो वह उसका कहीं ओट लेते हैं हम लोग बचने के लिए तो लिया होगा। अब अणुबम के द्वारा उस शरीर को उसने भाप के द्वारा उड़ा दिया और वह तस्वीर जो कि त्यों छप गई। तो उस तस्वीर ने कवि को एक भोक्ता बना दिया कि मैं यहाँ भी खड़ा था लेकिन मैं बच गया और अब मैं इसे देख पा रहा हूँ। लेखक हिरोशिमा में घटित अनुभव से हुए नरसंहार के बारे में जानकर तथा जापान यात्रा के दौरान विस्फोट के कुप्रभावों को यानी बुरे प्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी भोक्ता नहीं बन गया। जबकि एक दिन जब लेखक हिरोशिमा की यात्रा के समय सड़क पर अकेला घूम रहा था तब उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिस पर झुलसे हुए एक मानव की तस्वीर छपी हुई थी या तस्वीर या छाया छपी हुई थी। विस्फोट के समय कोई आदमी उस पत्थर के पास खड़ा होगा, रेडियोधर्मी किरणों ने उस खड़े व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी होगी। उसे देखकर लेखक के मन में संवेदनात्मक अनुभूति जाग गई। परिणाम स्वरूप उसके मन में अणुबम विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जाग उठा और वह हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी देख लो, आप लोग कहीं घूमने जाते हो, आप लोग किसी घटना को देखते हो, किसी तस्वीर को देखते हो, किसी जगह को देखते हो आप लोग, या किसी वस्तु को देखते हो आप लोग, तो आप देखते देखते आप लोग सोचने लगते हैं, अपने विचार लगाने लगते हैं कि क्या हुआ होगा।
अब उसमें जब अपने विचार जोड़ देते हैं हम लोग, तो ये मानना अनुभूति हमारे सामने है और हम स्वयं ऐसा लगता है कि मैं भी इस घटना से घटित होते हुए मैंने इसे देखा है और मैं भी वहीं था, मैं खुद स्वयं एक भोक्ता बना हुआ था, यानी कि मैं स्वयं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था प्रत्यक्ष रूप से। तो आप लोग जब उसमें अपने कल्पना का भाव जोड़ देते हैं, विचार जोड़ देते हैं, तो प्यारे बच्चों वह अनुभूति का रूप धारण कर लेता है और भोक्ता के रूप में आप लोग बन जाते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ? निबंध के आधार पर बताइए कि क्या बताना है, लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, बता चुका हूँ आप लोग बहुत अच्छे से। यानी कि भीतरी व्यवस्था को दूर करना हो, या किसी बाहरी दबाव हो, किसी प्रकाशक का, किसी संवाददाता का, या आर्थिक व्यवस्था होती है इंसान की, ठीक है, इस प्रकार से। तो लेखक को लिखने के लिए उसकी अभ्यंतर व्यवस्था और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है, यानी कि अंदर की जो व्यवस्था है उसको दूर करना है हमें, तो लिखकर ही हम उसे मुक्त पा सकते हैं। दूसरा है किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत उसकी भीतरी व्यवस्था से मुक्ति, संपादक का आग्रह, किसी का बाहरी दबाव तथा आर्थिक आवश्यकता होते हैं, परंतु इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण भीतरी व्यवस्था से मुक्ति ही उसके लेखन का मूल कारण बन सकती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी किसी, जैसे कि मान लो आप कहीं स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पे गए हो, घूमने गए हुए हो, मान लो हिमालय की यात्रा करने गए हो, और वहाँ आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, आपका दिल झकझोर गया, आपका दिल टूट गया। अब आपने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप सोचा भी होगा इसका कारण भी कि यह क्या हो सकता है, तो आप दूसरे किसी को समान बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उसे लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान, मैं उसे बताऊंगा तो वो उत्साहित होगा, उत्साहित होकर वो किसी रचना के रूप में उसे लिख देगा। तो वही बात है सेकंड का। नेक्स्ट है कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? अभी बताया था, किसी प्रकाशक का दबाव, किसी संपादक का दबाव, किसी कंपनी आप लोग काम करो किसी मैनेजर का दबाव, या आपसे सीनियर का कोई दबाव, या आपके पास कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भी दबाव हो सकते हैं। बहुत सारे दबाव हो सकते हैं, जैसे देख लीजिएगा, संपादक के दबाव का आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह, या कोई बाहरी दबाव होगा अपना, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि परिवार में बच्चे को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो आप पारिवारिक दबाव, उनको अच्छी शिक्षा देना है। तो इनके अलावा लेखक शासकीय दबाव या कोई राजनीतिक दबाव की व्यवस्था भी लिखने को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ भी लिखने के लिए कोई ना तो कोई दबाव अवश्य होता है। आ रहा है ना समझ में? देखो प्यारे बच्चों, बार बार कह रहा हूं, पढ़ना अभी शुरुआत नहीं की है हिंदी विषय को, तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, जो आपके यदि 100 में से 100 नंबर ले आते हैं आप, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो ले आते हो आप लोग, लेकिन कंपल्सरी में हमें लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इसमें नंबर कम रह जाएंगे तो तुम्हारा फिर ऑप्शन जो सब्जेक्ट में नंबर अच्छे लाते हो, तो उससे थोड़ा सा आप लोग सोचोगे यार हिंदी में मैं पढ़ लेता तो सही रहता। तो पढ़ना शुरुआत करो, ज़्यादा नहीं, कुछ समय के लिए पढ़ो तो सही कम से कम यार। नेक्स्ट है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखक से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करता है या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करता है? कैसे? यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई लेखक से जुड़े रचनाकारों को प्रभावित करे। आप प्रत्येक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, प्रत्येक क्षेत्र में आप लोग किसी को प्रेरित कर सकते हैं अपने लेखन से। जैसे कोई अभिनेता है, अब उसे जो निर्माता है, निर्देशक है, यदि वो दबाव नहीं डालेगा तो वह केवल आराम करने फरमाएगा। या कोई पत्रकार है जिसे जब तक उसे संपादक नहीं कहेगा तब तक वो लिखेगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं।
कारण हो सकते हैं। देखो, बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर पत्रकार, अभिनेता, गायक, नर्तक आदि अपने अपने संपादक तथा फिल्म निर्माता व निर्देशकों के दबाव से प्रभावित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखो, पत्रकार संपादक का दबाव होता है, अभिनेता का निर्माता निर्देशक का प्रभाव होता है, गायक का भी निर्माता निर्देशक का, नर्तक का भी उसका जो कोई सीनियर है या उसका गुरु है तो उसका दबाव होता है, तो आदि बहुत सारे दबाव होते हैं। इनके ऊपर उनके प्रशंसकों का, ये भी देखो, उनके प्रशंसकों का दबाव होता है कि आप आगे बढ़ाइए, हम लोग देखने के उत्साहित हैं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि संपादक, निर्माता, निर्देशक, प्रशंसक आदि किसी ख्याति प्राप्त धन कमाए हुए कलाकार पर दबाव न बनाए तो वह कलाकार काम करने की बजाय आराम करना अधिक पसंद करेगा। आराम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आराम हराम है कहा जाता है ना। बोलो, किसने किसने सुना है ऐसा? बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि आराम हराम है, कितना हराम रहता है। इंसान को हमेशा कार्य करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नंबर 6 है हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? देखो, अंत आंतरिक तो कब उसकी यानी दिल को झकझोर दिल टूटा जब उसने उस तस्वीर को, उस छाया को देखा। और बाहरी दबाव कैसे हुआ? उसकी भीतरी व्यवस्था को से मुक्त होने के लिए, उस दबाव से मुक्त होने के लिए, उस दुख से को कम करने के लिए। तो दोनों परिणाम है। लेखक जापान यात्रा पर जाने का मौका, लेखक को जापान यात्रा पर जाने का मौका मिला तो वह हिरोशिमा के उस अणुबम विस्फोट से पीड़ित लोगों को अस्पताल में देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, क्योंकि वह विज्ञान का विद्यार्थी था, क्योंकि अगे साहब है जो लाहौर से बीएससी किया था और बम बनाने का कार्य भी करते थे। क्यों अनुभव हो चुका था? क्यों कि वह विज्ञान के विद्यार्थी के साथ साथ हिरोशिमा संबंधी सभी सूचना पढ़ चुके थे पहले अखबारों में, समाचारों में। परंतु जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति के जले हुए शरीर की तस्वीर को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और लेखक को वह छाया लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यानी कि लोगों को देखा है, पीड़ितों को देखा, थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही पढ़ चुका था, क्योंकि वह जानता था कि अणुबम के जो भी रेडियोधर्मी अणुबम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो हिरोशिमा की यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वह विज्ञान का विद्यार्थी तो उसको पता था कि इस अणुबम गिराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन व्यक्ति लोगों को कितना नुकसान हो सकता है और कितना हुआ होगा, यह सूचना भी पढ़ चुके तो पहले भी। लेकिन तब तक वह आंतरिक पीड़ा थी। बाह्य पीड़ा कब होने लगी? जब वह एक पत्थर पर एक व्यक्ति की तस्वीर या छाया को देखता है, तो तब उस व्यवस्था को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए उसका दिल बिल्कुल गहरे रूप में डूब चुका था, टूट चुका था। आप लोग देख लीजिएगा, आप जब कोई मूवी या नाटक सीरियल्स देखते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि हाँ चलो हीरोइन को गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, चलो जल्दी से जल्दी पहुंचो यार हीरो, तुम जल्दी से पहुंचो यार। तुम अपने आप में है ना एक जुनून सा, जोश सा भर जाता है। काफ़ी बार क्या होता है, सामने मूवी देख रहे हो, आप कोई रो रहा होता है तो कुछ ऐसा ही सीन भावुक वाला हो जाता है, आपकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। तो वो भीतरी व्यवस्था है। और आप लोग फिर सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हीरोइन मरनी नहीं चाहिए थी, हीरो से मिलना चाहिए था, उसकी शादी उससे होनी चाहिए थी किसी दूसरे पास। मतलब बहुत सारे आप लोगों के भाव अनुभव जुड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे आप लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसे लिखा करो। जब आप उसमें लिख देते हो ना, तो बाई चांस कभी भी एक ऐसा दिन अवश्य आएगा, मौका अवश्य आएगा, जो आपको लिखा हो ना बहुत काम आएगा, और वही आपकी रोजी रोटी का सारा एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपको एक मौका भी मिल सकता है उससे। तो लिखा करो यार, जितना हो सके ना लिखा करो। कब लिखोगे फिर? इतिहास कौन लिखता है, कौन बनाता है? आप लोग ही तो बनाते हैं। लेकिन समय पर जो चीज़ लिखी जानी चाहिए वो लिखी जानी चाहिए। आप लोगों ने कोई सीरियल देखा, कोई नाटक, कोई मूवी देखी या कोई अलग तरह कोई प्रोग्राम देखा, आप लोग चाहते ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, तो आप उसे लिखो, कोशिश करो उसे लिखने की, ठीक है। और फिर तुम्हें कहते हैं ना, जब किसी को दिखाते हैं तो कहीं ना तो कहीं एक मौका अवश्य मिल जाता है कि आप लोग
उसे प्रदर्शित करने के लिए या अभिनय करने के लिए भी आप लोग स्वयं किसी के द्वारा उसे अभिनय करवा सकते हैं। तो लिखा करो यार, कब लिखोगे, लिखो अब से, हाँ आज से लिखना है आप लोगों को, कुछ ना कुछ लिखना है, अपने बारे में लिखा करो कम से कम। नेक्स्ट है हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। बात तो सही है, भयानकतम दुरुपयोग तो हो ही रहा है, क्योंकि आजकल भ्रूण हत्या की जा रही है, आजकल लोग नए अस्त्र शस्त्र विज्ञान के द्वारा बनाए जा रहे हैं, मानव का कत्ल कर रहा है, यानी उन्हें मार रहा है। तो बहुत सारे आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से होता है, या आप लोग किसी भी वो कहते हैं ना अनाज में देख लीजिए, आजकल किसान भी यूरिया खाद डाल करके, कोई कीटनाशक दवाएं डाल करके फिर फल सब्जियां आपके लिए ला रहा है। तो वो सब बहुत सारे दुरुपयोग हो रहे हैं। इस घटना से यह पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणुबम का प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप से विश्व को परिचित करा दिया था। वर्तमान में भी विज्ञान का दुरुपयोग बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाकर और उसके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, बता चुका हूँ। वर्तमान चिकित्सकों द्वारा भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है, अनचाहे भ्रूणों को समाप्त किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा विज्ञान का दुरुपयोग है तथा चिकित्सक विविध उपकरणों की सहायता से शरीर के अंगों को निकालकर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़ककर पैदावार बढ़ा रहे हैं। इन फसलों से उत्पादित अनाज से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है तथा इनसे निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी बहुत सारे और भी कारण है। आपके दिमाग में आए ना ऐसा कर कि कोई और दिमाग में उपज रहा है कि विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अपने दिमाग के अनुसार इसे लिखना है भी, अपने शब्दों में उसे लिखो ना। अपने शब्दों में लिखते हो ना तो सामने वाला टीचर सोचता है यार बच्चे ने अपना दिमाग लगा कितना अच्छा लिखा है, तो वो फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका होगी? अब इसका आंसर मुझे आप लोगों को देना है कि आप एक संवेदनशील नागरिक की हैसियत से, नागरिक तो हैं, आप एक देश के भविष्य तो हैं, आप लोग इस विज्ञान के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? क्या दिमाग में आ रहा है आपके इस निबंध को पढ़ने से या अपने आसपास वातावरण को देखने से? क्या आ रहा है? कैसे आप लोग रोक सकते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जैसे यानी कि आप लोग प्लास्टिक की थैलियां हैं, आप लोग चाहे जहां कूड़ा देखते हैं, गायें जो भी होते हैं आवारा पशु उनको खा लेते हैं जिससे उनको भूख नहीं लगती है, एक तो ये सबसे बड़ी है। उनको जलाते हैं तो प्रदूषण भी गंदा होता है। हम जगह जगह जाए कूड़ा करकट डाल देते हैं, जल को भी प्रदूषित किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। ऐसे बहुत सारे आप लोग कारण लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना है, ठीक है। कोड बताइए, यूज कोड Y3234 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ प्राप्त होगा? जब आप लोग हमारे निश्चय बेंच 2.0 में ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड यूज करना है Y323। ये यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। कोड यूज करेंगे जिससे आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करने के काबिल हो जाएंगे। यदि आप लोग पावरफुल अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप कोड यही यूज करें Y323। तो आपको पावरफुल अंग्रेजी कैसे बोलते हैं सब सिखाया जाएगा और आप लोग सीख भी जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग Under24 से ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। यदि नहीं किया है तो कर लीजिए यार, कब करेंगे जब सब कुछ फ्री मिल रहा है। PYQ भी, सैम्पल पेपर भी, MCQ भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब कुछ पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। अब सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह देख लीजिए, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना मुझे 8 क्वेश्चन का आंसर आप लोग, आपके दिमाग में क्या क्या उपज रहा है अपने संवेदना, कल्पना, विचार, भाव आदि के द्वारा। अब तो बहुत सारे ख्याल आते होंगे, तुम्हें भी अब तो कक्षा 10th में हो गए हो, अच्छे अच्छे ख्याल आते होंगे, आते हैं ना, ख्यालों में डूबे हुए रहते हो ना, सपने भी लेने लग गए होंगे ना, सोचते भी यार ऐसा होता तो यार ये कैसा है यार, बहुत कुछ सोचते होंगे। तो सोचा करो, उनको लिखा करो और कोशिश करो कि वो तुम्हें कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो। प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश कैसे करें? पढ़ाई करके ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए अभी से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़िए और लगन के साथ में पढ़ेंगे तो और भी उसका फल मीठा प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम मैं क्यों लिखता हूं जो निबंध था उसका निचोड़ देखेंगे हम लोग, अर्थात MCQ हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में 40 नंबरों के आएंगे और यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस आएगा 101%। ठीक है, तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्यों लिखता हूँ भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए, उससे मुक्त पाने के लिए कवि कहते हैं कि इसलिए लिखता है कोई भी इंसान, और मैं भी इसलिए लिखता हूँ। आप क्यों लिखते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था। आपके अनुसार आपको बताना है कि आप किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं या किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, कैसे आप लोग किसी को प्रेरित करेंगे लिखने के लिए, तो आप लोगों को बताना था उसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। MCQ जो आपका खंड कै होगा ना पेपर में, उसमें 40 नंबरों के आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है हमें यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के रचयिता कौन है, बता सकते हैं कौन है भाई रचयिता? मधु कांकरिया जी, आगे निराला या पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो क्या होगा आंसर? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? आगे जी का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं क्या आप लोग? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इन्हें हम हिंदी साहित्य में आगे के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मानुशासन किसे कहते हैं? यदि हम लोग इसका संधि विच्छेद भी करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आत्मा धन अनुशासन। ठीक है, तो आत्मा को अनुशासन में रखना होगा, या अपने आप अपनाए गए नियम होंगे, आत्मा पर अनुशासन करना होगा या अपना अनुशासन होगा। तो क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या होता है आत्मानुशासन? यानी स्वयं द्वारा जो अनुशासन होता है, अनुशासन किसके द्वारा होगा? सिद्धांतों के द्वारा, नियमों के द्वारा। तो अपने द्वारा अपनाए गए नियमों को ही क्या कहा जाता है? आत्मानुशासन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इस निबंध में लेखक कहाँ घूमने गए थे? लेखक को घूमने का मौका मिला था, तो किस देश की यात्रा करने का मौका मिलता है आगे को? जापान, अमेरिका, भारत या कनाडा, बता सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, कहाँ का? जापान शहर घूमने का मौका प्राप्त होता है, और घूमने का मौका कोई छोड़ता भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, XYZ। लेखक क्यों लिखता है अभी? भारी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, लेखक ने बताया मुख्य कारण तो यही होता है, भीतरी व्यवस्था से मुक्ति के लिए कोई भी इंसान लिखता है। और एक अन्य कारण बताया था भारी दबाव, कोई भी हो सकता है, तो उपयुक्त दोनों होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है? कहाँ है? देखो, लेखक को जापान की यात्रा करने का मौका मिलता है, तो वहाँ वो एक नगर की भी शहर करते हैं जिसका नाम है हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका द्वारा अणुबम गिराया गया था। तो वह शहर कहाँ था? जापान में था। ठीक है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी? यानी लेखक ने हिरोशिमा शहर की यात्रा कर ली और वहाँ से विस्थापित लोगों को, अणुबम द्वारा पीड़ित लोगों को भी उन्होंने हॉस्पिटल में देख लिया था, लेकिन अनुभव उन्होंने पहले ही प्राप्त कर चुके थे। वो हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो सूचना पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन अनुभव अनुभूति में कब बदलता है? जब वो एक पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया को देखते हैं, तो फिर उस अनुभव में कल्पना का विचार, भाव आदि जुड़ जाते हैं, संवेदना को जोड़ दिया जाता है। तो कवि कहाँ बैठकर कविता लिखता है? हिरोशिमा पर कुर्सी पर बैठकर लिखता है, या रेलगाड़ी पर बैठकर लिखता है? रेलगाड़ी पर नहीं, रेलगाड़ी में बैठकर लिखता है, वायुयान में लिखता है, बस में लिखता है। तो ध्यान रखना, जब वो वापस आते हैं तो रेलगाड़ी के अंदर बैठकर वो कविता लिखते हैं हिरोशिमा नगर पर।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगे की मृत्यु कब हुई थी? भाई मृत्यु कब हुई? 1987 में, 1986 में, 1845, 1877। तो प्यारे बच्चों ये तो मैं आंसर बता देता हूँ, मुझे आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि जन्म कब हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। कहाँ हुआ था ये तो चलो मैं बता ही देता हूँ, कुशीनगर में या कुसिया में, देवरिया जिला, देवरिया जिला, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है कब हुआ था। तो मृत्यु कब होती है प्यारे बच्चों? 1987 1987 में सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अगे जी की क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक है। भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? भीतरी उन्मेष मानसिक ज्ञान को, मानसिक शक्ति को, मानसिक विकास को या अनुशासन शक्ति को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भीतरी उन्मेष, भीतरी यानी अंदर, उन्मेष यानी क्या होता है बता सकते हैं? मानसिक ज्ञान, मानसिक शक्ति या मानसिक विकास या अनुशासन शक्ति? तो क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, मानसिक शक्ति, भीतरी उन्मेष यानी मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास, मानसिक शक्ति नहीं होगा प्यारे बच्चों, भीतरी उन्मेष होता है मानसिक विकास। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, अलग से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। गलती से कोई क्वेश्चन जैसे गलत हो जाता है आप लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा, किसी के द्वारा भी हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस क्वेश्चंस में हमें लगता है अजीब सा कि ये होगा या ये होगा, और कुछ में ऐसा ही लगते हैं ना, तो उनको हमें एक दो बार पढ़ करके उसे लिख करके याद करेंगे ना, तो उसका आंसर हमें फिर आगे दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो कहिए, एक बार मुझे ये बताइए, आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे कमेंट करना है कि आप लोग पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिया ना? नहीं किया है तो कर दीजिएगा जल्दी से। 2-4 दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अब की बार तो मार्क्स प्राप्त करने का अपना क्या है उद्देश्य? 100% हिंदी में, है ना। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है ना अब की बार। तो बताइए, लेखक ने पत्थर पर क्या देखा? एक चित्र देखा था, या खून के निशान को देखा, या आदमी की उजली छाया को देखा, या ताजमहल की तस्वीर को देखा? ताजमहल घूमने गए हो क्या? नहीं। हाँ, गए हो तो जाना, नहीं गए हो तो जाना है एक बार, बहुत अच्छा, एक बार आगरा शहर को देखना। तो आदमी की उजली छाया को देखते हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई? यानी कि कृतिकार जो होता है, जो लेखक या कवि होता है, जो लिखने वाला जो होता है, वो अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई? अनुभूति, संवाद, कल्पना या भाव? जब आप लोग अनुभव में कल्पना जोड़ देते हैं, भाव जोड़ देते हैं, तो वो क्या, किसका रूप धारण कर लेती है? अनुभूति का। अनुभूति का रूप जैसे ही धारण कर लेता है तो कवि लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट है, इस पाठ में अवाक शब्द का अर्थ बताना है। अवाक, या ऐसे ना आए तो ऐसे आ जाए, सहसा, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। क्या होता है? अचानक। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस पाठ में, यानी इस पाठ में आ जाए, ऐसे पूछ सकता है वो आपसे इस निबंध में, या ऐसे नहीं आया तो ऐसे आएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध में आए शब्द सहसा या अवाक शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तो मैंने आपके सामने लिख रखा है निबंध या पाठ कौन सा है आपका, तो वहाँ निबंध का नाम देगा, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध में अवाक शब्द का अर्थ बताइए। तब आपको ध्यान में रखना है। लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिलता है? भी स्कूल में, हिरोशिमा, जापान या बी व सी दोनों? तो ध्यान रखना, कहाँ जाने का अवसर मिलता है, तो जापान जाने का अवसर मिलता है। वैसे यहाँ जापान जैसे वो चले गए तो हिरोशिमा की यात्रा करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, बी व सी। तो दोनों आंसर राइट आंसर होंगे, ध्यान रखना, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। गलती से मत कर देना, यदि ऐसा पूछा जाए कि लेखक कहाँ जाने का अवसर मिला, जापान है, हिरोशिमा नहीं है। यदि अलग अलग है सभी, ऐसे जापान, हिरोशिमा, ऐसे अमेरिका, कनाडा, तो फिर आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर होगा जापान, ठीक है। लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो लेखक कहाँ था उस समय? भारत की पश्चिमी सीमा पर था, पूर्वी सीमा पर था, दक्षिणी भारत में था या उत्तरी भारत में था? तो आपने यदि निबंध अच्छे से पढ़ा है
जीवन परिचय के साथ साथ तो आप लोग बता सकते हैं भारत लेखक सच्चिदानंद हिरन वास्यानगे उस समय पूर्वी सीमा पर थे। जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला? बल यानी कि अनुभूति, जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तो अनुभूति को बल कब मिलता है? जापान के लोगों को देखकर मिलता है, जापान की ऐतिहासिक इमारतों को देखकर मिलता है, पत्थर पर बनी छाया को देखकर मिलता है, या भीतरी व्यवस्था से मिलता है। तो ध्यान रखना, जब वो पत्थर पर एक व्यक्ति की तस्वीर या छाया को देखते हैं तो अनुभव अनुभूति में बदल जाता है। ये बार बार आंसर आ रहा है, ध्यान रखना, घूम फिरा कर आंसर वही है उसका। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ। इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध है? संबंध बताना है, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के सांसारिक जीवन से संबंध है, लेखक के बाहरी जीवन से है, लेखक के आंतरिक जीवन से है, लेखक के सामाजिक जीवन से। तो पहला आंसर क्या है? लेखक की भीतरी व्यवस्था से मुक्ति के लिए, यानी कि आंतरिक जीवन से है। ध्यान रखना, बाहरी तो बाद में होगा, सांसारिक तो बाद में होता है जब किसी का दबाव होता है। तो पहले तो वो अपनी भीतर की व्यवस्था को दूर करने के लिए वह लिखता है। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है, यानी लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? अभी आर्थिक आवश्यकता, प्रकाशक के तगाजे की आवश्यकता, तगाजे की, संवादकों के आग्रह की, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना कौन सी व्यवस्था होती है। पहले तो एक तो होती है भीतरी व्यवस्था, ये तो मुख्य रूप से होती है। अब उसके बाद है ना, ये सारे के सारे बाहरी दबाव होता है, तो बाहरी दबाव में ये सब आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, हाँ, उपयुक्त सभी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के लेखक का क्या नाम है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको याद रखना है। तो क्या होगा आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके जो कृतिका भाग 2 में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से ये अंतिम चैप्टर है, तो सभी जितने भी चैप्टरों के नाम, उनके सभी लेखकों के नाम को याद कर लेना। बाई चांस गलती से एक भी क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। अब वो दिक्कत आ जाएगी छूट गया तो, क्योंकि 40 में 40 हम लोग एमसीक्यू में प्राप्त करेंगे, 40 के 40 हम लोग सब्जेक्टिव में प्राप्त करेंगे, 20 तो हमारे स्कूल से चले जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको पता होगा, अच्छा लिखा होगा तो आपने। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है, यानी कि कोई भी लेखक होता है वह लिख लेता है, लिखने के पश्चात कैसा अनुभव करता है, इस निबंध के अनुसार बताना है। निराशा, भय, मुक्ति या खुशी। तो मैं बताया था आप लोगों से, भीतरी व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए वह लिखता है। लेखक के अनुसार कोई लेखक क्यों लिखता है? देखो, घुमा फिरा के आंसर वही होगा आप लोगों का, बस क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको आप लोगों को समझना है। अब आप कहोगे कि सर पढ़ाई जा रहे हैं, मजाक कम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ लो यार, मजाक करते रहेंगे। जब आप लोग नंबर ले आएंगे ना, उस दिन खूब मजाक करूँगा, खूब शायरियाँ सुनाऊँगा, खूब गज़लें भी सुनाऊँगा, और फिर ऑनलाइन पार्टी भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पर फिलहाल समय है ना हमारा, क्या है, पढ़ने का है। और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ मैं, प्रत्येक लेक्चर को बहुत कम समय में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्यों लिखता है? अभी भीतरी व्यवस्था के लिए लिखता है। अब देखो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है ना, Y323। ये कोड कहाँ यूज करना है ये आप लोगों को पता होगा। ये यूज करना है आपको निश्चय बैच में, जैसे ही 2.0 में आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप कोड यूज करें Y323। जैसे आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और यही कोड आपको, यदि अंग्रेजी सीखना है, यदि आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलने के लिए, तो आप लोग कोड यूज करें और पावरफुल स्पोकन इंग्लिश बैच में ज्वाइन हो जाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो कोड यूज करना है Y323। ठीक है, हाँ, तो आ जाइए। अब आपको PDF चाहिए सभी प्रकार की, PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चाहिए, तो सब कुछ आपको Adda24 ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगा। अब कैसा लगा सेशन कमेंट करके अवश्य बताना है। अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। समझदार हैं आप लोग अच्छे से, क्योंकि कुछ समय में ही एक चैप्टर फिनिश हो जाए, उसका निचोड़ प्राप्त हो जाए, मिल जाए, हमें समझ में आ जाए, वहीं से क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर बल्ले बल्ले हमारी तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।